नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। चालाक चीन ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से घटिया चाल चली है। चीन ने अपने देश का एक बेतुका और आधारहीन नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है। चीन की इस नापाक हरकत पर भारत ने बिना कोई देर किए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे चीन की पुरानी आदत बताते हुए कहा कि सिर्फ बेतुके दावे करने से दूसरे देश के क्षेत्र आपके नहीं हो जाते। भारत की अक्षुण्णता से जुड़े इस मुद्दे पर जाहिर तौर पर सारे दलों को राजनीतिक विवाद जो उनके आपस के होते हैं उसे भूलकर एक सुर में बोलना चाहिए था, लेकिन अफसोस हर बार की तरह इस बार भी ऐसा नहीं हो पाया। उधर चीन ने नक्शे की चालाकी की और यहां भारत में विपक्षी दल अपने राजनीतिक एजेंडे पर उतर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना देर किए यह कह दिया कि चीन के नक्शे की बात तो गंभीर है, लेकिन चीन ने असल में हमारी जमीन ले ली है और इस पर प्रधानमंत्री को कुछ करना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है तो यह जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ होगा। राहुल गांधी इतिहास नहीं जानते, इसलिए वे ऐसी बातें करते रहते हैं। दरअसल पिछले 10 दिनों में राहुल गांधी का चीन पर यह दूसरा ऐसा बयान है जिससे लगता है कि राहुल गांधी को भारत पर नहीं बल्कि चीन के दावों पर ज्यादा भरोसा है। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को 2024 की सता रही है फिक्र, इसलिए वो कर रहे हैं चीन का जिक्र। सवाल यह भी है कि आखिर राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे चीन को लाभ मिलता है। कम से कम जब देश में G20 जैसा बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, तब क्या राहुल गांधी ऐसे बयान देने से परहेज नहीं कर सकते। 5 की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि राहुल के चीन वाले बयान पर कैसे मचा राजनीतिक घमासान। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली। मुझे लगता है राहुल गांधी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चीन ने जो किया है, मैप जो जारी किया है, उसके खंडन ऑलरेडी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय ने किया है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ भी हुआ है, अगर हमारा लैंड चीन ने कुछ एनक्रोच किया है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के कालखंड में हुआ है जी। चाइना का अपना रास्ता है। हमने 18 या 19 दफा उनसे बात की, क्या वो हिले? हमने अपनी ताकत पे खड़ा रहना है, अपने पांवों पे रहना है। हमने रूस और अमेरिका पे भरोसा नहीं करना है, हमने अपनी शक्ति पे भरोसा करना है। भारत सरकार ने पहले इस बात का खंडन किया है कि कोई भी भारत की भूमि चीन के कब्जे में नहीं है, लेकिन जानबूझकर उस बात को बार बार दोहराया जाता है। और आज जब चीन ने अपने नक्शे में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को दिखाया तो श्री वी जयशंकर जो भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। प्रधानमंत्री जी को अब देश को संबोधित करना चाहिए कि लद्दाख में असलियत क्या है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखा रहा है। जिस तरीके से अक्साई चीन के पास चीन अपने बंकर और सुरंगें बना रहा है, LAC के पास उसने अपना जमावड़ा बढ़ाया है, भारत की साख अपने पड़ोस में कम हुई है। सिर्फ राहुल जी क्यों, सब कह रहे हैं, सबकी चिंता है। देश सिर्फ वहां की सरकार का नहीं होता है, देश उन नागरिकों का भी होता है जो सरकार में नहीं है, विपक्ष का भी होता है जो सरकार में नहीं है। देश के लिए ना बोले। अब चाइना जैसा देश भी आपको आंख दिखा रहा है
अपने नक्शे में भारत के प्रक्षेत्र को दिखा रहा है। और देश का प्रधानमंत्री न मणिपुर की हिंसा पर बोल रहे हैं और न ही चीन के इस तरीके के आचरण पर बोल रहे हैं। तो सुना आपने, चीन के विवादित नक्शे जारी करने के बाद और राहुल गांधी का इस पर विवादित बयान देना चीनी दावों पर एक तरह से मोहर लगाने जैसा नजर आता है। अब राहुल के इस बयान के पीछे सच क्या है, क्या इसके पीछे सियासत है या कुछ और राज छुपा है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी। उदित राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे प्रफुल्ल केतकर, जो द ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक सज्जनहार, जो वरिष्ठ राजनयिक हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। शुरुआत उदित राज जी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। बार बार राहुल बयान दे रहे हैं, हमने पिछली 21 अगस्त को भी बहस की थी और 10 दिन भी नहीं हुए हैं, एक बार फिर राहुल गांधी का इस तरह का बयान आ गया। क्या राहुल गांधी को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें सिर्फ चीन के दावों पर भरोसा है? बात तो देखिए ऐसा है कि भारतीय सेना के ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक, लेकिन सेना भी सरकार के अधीन है और सेना को ढाल बीजेपी बार बार बनाती है। एक बात है, अगर कुछ बात नहीं है तो 23 बार जो मिलिट्री लेवल के अफसरों से मुलाकात हुई है और जून 2020 से एंगेजमेंट होता रहता है, डिसएंगेजमेंट होता रहता है, किस बात का? एक बात। दूसरी बात है, हमारे सैनिक जो 20-22 सैनिक थे शहीद हुए, तो क्या चीन के सीमा में जाके शहीद हुए थे? एक सवाल ये होता है कि क्या हम चीन की सीमा को लांघ किए कि नहीं, जो कि मोदी जी ने कहा था कि कोई घुसा नहीं है। तीसरी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में जब 2 गांव बसाए गए थे जी, तो पूरे दुनिया से तमाम और कंट्रीज ने भी सैटेलाइट मैप जारी किए थे, उसका खंडन नहीं हुआ। चौथी बात यह है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक लद्दाख में हमारी आर्मी की पेट्रोलिंग होती थी, वो अब बंद हो गई है। छठवीं बात यह है कि 65 जो पॉइंट्स हैं पेट्रोलिंग में, उसमें 26 पर हमारी सेना का पेट्रोलिंग रोक दी गई है, ठीक, पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। और 7वीं बात है कि यह कोविड के समय में आत्मनिर्भर भारत का नारा मोदी जी ने दिया, टिकटॉक बैन किया, लेकिन ट्रेड डिफिसिट बढ़ता ही गया। अमेरिका के ऊपर चीन के ऊपर निर्भरता हमारी बढ़ती गई। तो क्या वजह है? तो यहाँ कहते हैं हम चीन का बहिष्कार करेंगे और जो लड़ियां बनती हैं, छोटे छोटे खिलौने बनते हैं, टिकटॉक जैसी चीज को बैन कर दिया, लेकिन पूरी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चीन के हवाले हमने कर दिया है। तो आप ये बताइए कि जब राहुल जी जाते हैं लद्दाख, लेह लद्दाख पे जाते हैं, वहां चश्मदीद गवाह लोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हैं हम झूठ बोलते कि हम जो मोदी जी हैं सही बोलते, तो ऑल पार्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, कल ही चलें। हम अरुणाचल करने को तैयार है और देशपांग चलने को तैयार है, लद्दाख में भी चलने को तैयार है और अक्साई चीन में भी जिस तरह से गतिविधि है वहां तो जाना खैर मुश्किल है, पीओके का है। तो मैं पिछले हफ्ते भी ये प्रस्ताव दिया हूँ बीजेपी को कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, चलो 8 पार्टी डेलीगेशन चलता है और देखता है कि क्या है क्या नहीं है। तब तो ये चुप हो जाते हैं, तो ये झूठ बोलते हैं। अभी क्या हुआ कि ब्रिक्स समिट में मोदी जी गए, फिर मोदी जी ने ही समय लिया, शी जिनपिंग से बातचीत हुई, यहाँ पर बड़ा प्रचार प्रसार हुआ कि 2 टूक बात हो गई और उसके बाद में ही अक्साई चीन को और अरुणाचल को नक्शा में दिखा दिया। अच्छा उदित राज जी, एक बात बताइए, आपने जितने बार मोदी जी मिलते हैं उतने बार कोई न कोई दब जाते हैं घाट
मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी चाइना से इतना थर्राते क्यों हो, डरते क्यों है? चाइना का नाम नहीं लिया भाई जून 2020 से। अच्छा उदित राज जी, चीन का नाम एक बार नहीं तो इतना कांपते थर्राते क्या है? क्या ब्लैकमेलिंग, क्या ये प्रधानमंत्री क्यों हमारे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? कांग्रेस पूरा तैयार है खड़ा होने के इनके अच्छा उदित राज जी, अब मैं कुछ बोल लूं, आपने काफी देर बोल लिया है। उदित राज जी, एक सवाल और मैं आपको समझा देना चाहता हूं, आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि नक्शे जारी हो गए और तमाम बातें आपने की, क्या आप बताएंगे कि क्या पहली बार चीन ने कुछ इस तरह की चालबाजी की है, नक्शे इस तरह की जारी करने की? पहले भी कहा है, लेकिन यह है कि और जब पहले होता था, जो पहले होता था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू हुआ था, ये 1950 के दशक में शुरू कर दी थी चीन ने चालबाजी की, वो इस तरह के नक्शे लेती थी, इस तरह के नक्शे जो है छापे जाते थे जिसमें अक्साई चीन और लद्दाख के हिस्सों को चीन का बता दिया जाता था। और तब जवाहरलाल नेहरू की प्रतिक्रिया क्या होती थी ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब चंद्रयान चांद पर पहुंचा तो पूरी कांग्रेस ने इसका श्रेय जवाहरलाल नेहरू को दिया था। जब चंद्रयान का श्रेय, एक मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका। जब चंद्रयान का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को दिया जा सकता है तो चीन की समस्या के लेकर भी जरा जवाहरलाल नेहरू के विचारों को हमें जान लेना चाहिए। जब इसी तरह के नक्शे 1954-52 में छापना शुरू किए चीन ने, और जब अक्टूबर 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन की यात्रा पर गए और चौ एन लाई के साथ, जो उस समय प्रमुख थे चीन सरकार के साथ, उनके साथ जो उन्होंने बातचीत की उसमें उन्होंने चीन को क्लीन चिट देते हुए कहा कि आपके ये नक्शे प्राचीन हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका उद्देश्य गलत नहीं होगा, और अगर आपको मेरी बात पर शक है तो आपको सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 का वॉल्यूम 27 का पेज नंबर 20 पढ़ लेना चाहिए। तो ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या निरंतर बनी हुई है और सरकारें जवाब देती थी, लेकिन पहले के दौर में क्या होता था वो मैं आपको आने वाले जो अभी हम डिस्कशन करेंगे तो सबूतों के साथ बताऊंगा कि किस तरह का रुख रहता था। खैर, हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर भी जुड़ चुके हैं और द ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है। प्रफुल्ल जी, चीन एक तरह से प्रॉक्सी वार इंडिया के खिलाफ अक्सर छेड़ता रहता है, प्रोपेगेंडा छेड़ता रहता है। इस वक्त जब देश में G20 जैसी अहम बैठक होने वाली है और ऐसे में राहुल गांधी का यह बयान, आप इसको किस नजर से देखते हैं? नमस्कार प्रखर जी, अभी मैंने उदित जी का पूरा कथन सुना। मेरे तो सिंपल 2-3 सवाल हैं जी। पहली बात तो स्टैंडर्ड मैप डिक्लेयर करने से क्या कोई प्रदेश किसी का हो जाता है? 370 दूर होने के बाद हमने स्टैंडर्ड मैप जारी किया। इन्होंने कहा अभी कि पीओजेके में नहीं जा सकते, ये तो पीओके ही कहते हैं। जम्मू और लद्दाख तो इन्होंने पहले से हवाले छोड़ दिया था। मैं तो इसको पीओजेके कहता हूं और गिलगित बाल्टिस्तान कहता हूं जी। इसका बहुत सारा हिस्सा हमने जो खो दिया, फिर भी आज हमारे स्टैंडर्ड मैप में हम दिखाते हैं। क्या हम पूरी तरह से उसके कब्जे में हैं? हमारे वो तो लेने का संकल्प ले चुके हैं जी। वैसे ही 2020 में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टैंडर्ड मैप्स घोषित किए थे। तब से चीन हमारे साथ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है। ठीक, मेरा तो सिंपल प्रश्न यह है कि उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बार बार कांग्रेस क्यों बनती है? उसका इंस्ट्रूमेंट क्यों बनती है? जिस दिन कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है और ब्रिक्स की समिट हो रही है, एक मोटर बाइक रैली में जा रहे, वो लद्दाख में किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं जा रहे, स्ट्रेटेजिक विषय के लिए नहीं जा रहे। वहां के जाने वाले जो सामान्य बाइकर्स है वो बता रहे हैं कि सीमा पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन 2 विदेशी नागरिकों को लेकर जाने वाले राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि मुझे किसी ने बताया। किसने बताया भाई? ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स, सड़क पे चलते हुए, ऐसी कहानियां पिछले कुछ सालों में बहुत निकलने लगी है, लेकिन कौन बोलता है ये बताता नहीं है। जहां तक समस्या की बात है, आपने बिल्कुल पिन पॉइंट सही में किया। चाहे वो फिंगर 4 की बात हो, मेरे पास गलवान का 62 का वैसे के वैसे हेडलाइंस उस समय के हमने देखे जब अभी की गलवान की घटना हुई। तो हमने जो गलतियां की है पास्ट में कांग्रेस ने, उसका हम भुगत नेहरू के समय जो गलतियां हुई, अगर आप कहें इतनी सच बोलने की आदत है तो उदित जी केवल इतना ही बता दे 2008 का एग्रीमेंट क्या हुआ था भाई सीसीपी के साथ, उसको तो पब्लिक कर दो। साइन होने के पिक्चर्स तो हमने देखे, डॉक्यूमेंट क्या है वो भी बता दो। ठीक,
उदित जी, एक गंभीर सवाल पूछा गया है कि जो सीपीसी से एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस का, वो क्यों नहीं साफ कर देते? आप बार बार कहते हैं कि एक सर्वदलीय दल ले जाया जाना चाहिए सीमा पर, प्रधानमंत्री मोदी को वक्तव्य देना चाहिए, सफाई देना चाहिए, लेकिन सफाई तो आपको भी देने की जरूरत है। वो सीपीसी के साथ जो राहुल जी ने एग्रीमेंट साइन किया था, आखिर वो एग्रीमेंट था क्या? जरा ये तो स्पष्ट करें। देखिए, ऐसा है कि जो पूर्व में हुआ, चाहे 1964 का वार हो, 62 का वार हो, उस पर हमने या नेहरू जी ने कुछ छुपाया नहीं। सवाल इस बात का है कि जब भी देश में महंगाई आए, बेरोजगारी आए या ऐसे सवाल आए, तो ये सब पीछे भाग जाते हैं, 60 साल पीछे, 40 साल पीछे। याद करा देना चाहता हूं प्रखर जी आपको जी कि मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि 60 साल हमें दे दीजिए, जो 60 महीना दे दीजिए, जो 60 साल में नहीं हुआ वो हो कर दूंगा। अब तो भैया 60 साल से 120 महीने हो गया। उसका जवाब, तो उन 60 महीने में तो आप भी उनके साथ थे। अरे आप तो सुन तो लीजिए भाई, अब रहे या न रहे, सरकार थोड़ी थी मेरी थी। हाँ, मेरी सरकार थोड़ी थी जी। तो ये झूठ बोलने की इनकी आदत है जी। और एक बात है। दूसरी बात है, जब इन्होंने कहा कि चीन की वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे आर्थिक, तो ये बताइए करीब $100 बिलियन का डिफिसिट, यानी उनका इंपोर्ट चाइना से बढ़ गया। आइए व्यवहारिकता के ऊपर चर्चा करें, शब्दों के ऊपर नहीं। तो राहुल गांधी जी से क्या डील हुआ चाइना से, उसके पहले बता दें कि ये जो बीजेपी के जो डेलीगेशन कम्युनिस्ट पार्टी चाइना से मिलने जाते थे, उसका पहले खुलासा बता दे। पीएम केयर फंड में जो चाइना की कंपनियों ने दिया है, उसका क्या सेक्रेट एग्रीमेंट है, वो भी दिखा दे। तो ये भी तो सेक्रेट एग्रीमेंट दिखाएं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये क्यों नहीं दिखाते? पैसा चीन की कंपनियों से पैसा क्यों लिया है इन्होंने? जब उसी समय लिया जब चीन के वस्तुओं का बहिष्कार का यहाँ पर नारा चल रहा था और छोटी छोटी लड़ियों को जलाया जाता था और पेन और पेपर को जलाया जाता और चीन से बहुत। और आज चीन के ऊपर कितनी निर्भरता है हम जानते हैं इस बात को। आइए व्यवहारिकता में चर्चा करिए और ये पीछे ले जाना 70 वर्ष 60 वर्ष तो मोदी जी ने खत्म कर दिया है कि 60 साल में जो नहीं होगा वो हुआ हो 60 महीने में कर दिया। तब क्यों रोना? 60 साल में 60 महीने में क्या किया इन्होंने, 120 महीने में क्या किया? ये कोई किसी जवाब लायक नहीं है। एक सब झूठ बोलते हैं, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए, आपने व्यापार की बात की। देखिए, व्यापार अलग अलग जगह चीज होती है और मेरे साथ संजय कुलकर्णी साहब भी है, वो जानते होंगे सैन्य रसद किसी दुश्मन देश को देना वो कितना बड़ा अपराध होता है। और ये अपराध जो है वो 1952 में हो चुका। और मैं बार बार नेहरू की बात करूंगा क्योंकि चंद्रयान पर जो आपने ट्वीट किया था वो मैंने खुद देखा था। आपने किस तरह से श्रेय दिया, तो चंद्रयान पर अगर नेहरू को श्रेय तो चीन पर भी नेहरू को श्रेय। अब आप सुन लीजिए, देखिए, अब मैं आपको टोकता नहीं हूं, मैं आपको टोकता नहीं हूं, आप मुझे टोकते नहीं, ये गलत बात है उदित जी, गलत। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं उदित जी का क्या लेना देना? अच्छा, नेहरू जी का चीन से कोई लेना देना नहीं है। नेहरू का ही तो चीन से लेना देना है। अगर चाचा नेहरू नहीं होते तो चीन की समस्या भी नहीं होती ना। अच्छा, चंद्रयान से, अच्छा चंद्रयान 3 से, अच्छा चंद्रयान 3 से चाचा नेहरू का लेना देना है? नहीं उदित जी, देखिए उदित जी गलत तरीका है। आपको बहुत बुरा लगता है जब आपको टोका जाता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप दूसरों को टोकते हैं। आप मीडिया हैं, आप मोदी जी से क्यों? अरे आप चंद्रयान का श्रेय ट्वीट करके खुद आपने दिया, मैंने खुद वो आपका ट्वीट दिया, चाचा नेहरू को दिया। चीन पर चाचा नेहरू की चर्चा क्यों ना करें? तो करेंगे हम। तो आपने व्यापार की बात की, तो सैन्य रसद भिजवा रहे थे। सुनिए, 21 जून, सुन लीजिए उदित जी, अरे उदित जी सत्य सुनने में घबराइए मत। अरे सुन लीजिए कि कैसे चाचा नेहरू ने चांदी के चम्मच से चीन के सैनिकों को चावल खिलाया। सुन तो लीजिए, 21 जून 1952 को प्रधानमंत्री नेहरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि तिब्बत में जो चीन के लाखों सैनिक तैनात हैं उसको क्या भारत चावल भेज रहा है सैन्य रसद के तौर पर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं वो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 18 के पेज नंबर 485 पर छपा है। नेहरू जी कहते हैं कि चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं,
स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में ही चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक मुश्किल मार्ग है, यहां कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हम थोड़ी बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हो गए हैं। चीन की सेना को इस चावल की बहुत जरूरत है और हम उनको जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें तिब्बत से बाहर भी देखना चाहते हैं। लेकिन चीन को चावल देना हमारी स्वास्थ्य खाद्य नीति के लिए उचित होगा। आपने व्यापार की बात की थी और 1952 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चीनी सैनिक को रसद दी जा रही थी। चीनी सेना को व्यापार अलग है और रसद अलग है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी है, मैं उन्हें इन्वॉल्व करना चाहूंगा। पहली बात, आप लंबे समय तक जाता है सारे सवाल तो आप गैर सत्ता से पूछ रहे हैं। दुनिया में भारत सर आपको पूरा मौका मिल रहा है और आप जो बोल रहे हैं उसी से मैं सवाल, उसी से जवाब। आपने व्यापार की बात की, देखिए उदित जी, आपने व्यापार की बात की, मैंने सैन्य रसद की बात कर दी। नहीं है वो व्यापार नहीं है, आप बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। अच्छा चंद्रयान पर उदित राज जी, आपने 10 मिनट के अंदर, मैंने खुद देखा है, चंद्रयान लॉन्च होता है 10 मिनट के अंदर आप चाचा नेहरू की बात करने लगते हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? गलत सवाल पूछ। ये ऐसे थोड़ा होगा उदित जी, उदित जी ये तो गलत बात है। आप इतने वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, दलित चिंतक विचारक रह चुके हैं, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, ये तो गलत बात उदित जी। आपको पूरा बोलने का मौका मिलता है, लेकिन आप जो दूसरा कोई बात कहता है उसे कहने नहीं देते। चलिए ठीक है, हम टेलीविजन भी छोड़ देंगे। सवाल कैसे कर सकते हैं? अरे ये ट्रेड होता है, ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसकी तुलना में चावल से कर रहे हो क्या? चावल कैसे पत्रकार हो? कैसे पत्रकार? शांत हो जाइए उदित जी, सवाल भी पूछ रहे हैं। उदित जी शांत हो, उदित जी शांत, तुलना कैसे कर सकते हो? उदित जी ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आपने व्यापार की बात की, मैं तो कह रहा हूं कि सैन्य रसद भेज रहे थे, वो चावल सैनिकों के लिए था। अच्छा सर, संजय कुलकर्णी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, सेना को चावल भेजना सैन्य रसद कहलाता है कि नहीं कहलाता? आप स्पष्ट कर दीजिए। इसमें कोई शक नहीं। अब आप एक पूर्व सैनिक अधिकारी की बात सुन लेंगे उदित जी, मुझे तो टोक रहे हैं, कम से कम उनको तो ना टोकिए। भारत की सेवा करी है सैनिक सरहदों पर उन्होंने। उदित जी प्लीज उस वक्त जी संजय कुलकर्णी साहब, किसी दुश्मन देश को या संभावित दुश्मन देश को चावल की रसद उसके सैनिकों को भेजना, यह सैन्य रसद होती है कि नहीं होती है, यह पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ कि राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया है, क्या उससे सेना का मनोबल कमजोर होता है? पहले सवाल का आप जवाब दीजिए। पहला सवाल, ये जो चीन के साथ चीन जिस प्रकार से खुरापातियां करता रहता है, अब पहला सवाल जो आपका है कि क्या जिस प्रकार से चावल दिए गए चीनी सैनिकों को उनको जिंदा रखने के लिए, क्या ये देशद्रोही, मतलब देश के बरखिलाफ जो दुश्मन है उसको दिए गए? सवाल ये है कि उस वक्त जब 7 नवंबर 1950 को सरदार पटेल ने खुद कहा था कि चीन जो है एक हमारा दुश्मन है और उसको उस निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि अब हमारा पड़ोसी तिब्बत नहीं चीन है, और उस नज़र को मद्देनजर रखते हुए हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो जो भी उनकी उस वक्त की सोच विचार हो वो बात अलग। जहाँ तक कि बयान की बात कर रहे हैं हम लोग राहुल गांधी जी का, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने शायद तारीख नहीं बताई कि किस तारीख से। उनका ये कहना कि चीन जो लद्दाख में जो गए हैं और लद्दाख के अंदर चीन घुस आया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। 1950 से लेकर के चीन लगातार तकरीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन ने अक्साई चीन में लिया है और कुछ एक इलाका अरुणाचल प्रदेश में लिया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि 1967 में हमने चीन को नथुला में और चोला में हराया और चीन के 350 सैनिक मारे गए, वो भी सबको मालूम है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की खुरापातियाँ जो चीन है वो करता रहता है और चीन का मकसद ही ये है प्रोपेगेंडा करना, इंफॉर्मेशन के द्वारा बताना। और जब चीन को मालूम है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे बोलने की सबको ये है सहमति, जो बोली जिसको भी बोला, तो उसमें किस तरीके से फूट डाली जाए भारत के अंदर, उसका वो पूरा फायदा उठाता है। इसलिए चीन जो है, चाहे वो कूटनीतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, और अब कार्टोग्राफिक एग्रेशन है, चाइना यूजेस ऑल मीन्स ऑफ वॉरफेयर टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। मतलब किस तरीके से भारत
की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना, किस तरीके से भारत के अंदर लोगों के देखिए बीच जो में ग्राफिक्स स्क्रीन अनबन पे है। चल रहा है आप उसको देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का दबदबा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट इस वक्त ग्राफिक्स पे चल रही है। जी संजय जी। बिल्कुल, और इसमें आप देखिएगा G20 हो रहा है, G20 के वक्त टाइमिंग जो है, ये चीन तो बार बार लोअर तिब्बत साउथ तिब्बत करता रहा है। चीन बार बार माओ से तुंग बोलते थे कि मेरा जो पाम है उसकी जो 5 उंगलियां हैं वो तो एक लद्दाख, अरुणाचल, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये क्यों कहते रहे। हमें मालूम है चीन क्या कर रहा है। आज तक भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री है वो डिलीनेट नहीं हुई है। हम तो पहले स्टेज में अभी डिसएंगेजमेंट के हैं, उसके बाद डीएस्केलेशन है, उसके बाद डिलीनेशन ऑफ बाउंड्री है। तो ये बार बार कहना कि ये मुझे लगता है ठीक नहीं होता है, ये गलत बयानबाजी। और भारत के अंदर अशोक सज्जन हारबी हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं। अशोक जी आपका स्वागत है डीडी में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपने पूरी राजनीतिक बहस सुनी, वाद विवाद सुना, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका कूटनीतिक पक्ष जानना चाहता हूं। हमारे दर्शकों को इससे जानकारी, उनकी जानकारी में वृद्धि होगी। क्या कोई देश अगर इस तरह के नक्शे छाप लेता है तो क्या उससे उसके इलाके हो जाते हैं, जो कि हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि ऐसे नक्शे छापने से वो इलाके चीन के नहीं हो जाते। तो ये चीन ने किया क्यों, और क्या इस पर इतना रिएक्ट करने की, पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से रिएक्ट करने की जरूरत थी? क्योंकि भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही चीन पर पलटवार कर चुका था, तो क्या उसको सियासी मुद्दा बनाना ठीक था? जी, मैं समझता हूं जैसे आपने कहा है, जो अगर ऐसे कोई नक्शे बना देता है कोई देश, तो इसका मतलब ये नहीं है जो उसकी जो सारी उसने टेरिटरी उसमें इंडिकेट की है वो उसमें हो जाती है। देखिए प्रखर जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत और चीन के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कि समझना होगा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये सीमा नहीं है। जो हमारे एक ये प्रवक्ता भी बोल रहे थे, जो वो आ गए हमको पेट्रोलिंग नहीं करने देते। देखिए अगर हम किसी जगह पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो चीन की सेना है, वो भी बहुत ज्यादा जगह पर उसको पेट्रोलिंग करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसीलिए ये वाला इसके बातचीत करके हमको इसको सुलझाने का करना है। दूसरी बात है इसी नक्शे तो मतलब आप में, एक थोड़ा सा रोक रहा हूं, मतलब इस वक्त जो ब्रिक्स सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री ने चीनी समकक्ष से बात की थी, क्या वो बात करना ठीक था आपके लिहाज से? क्योंकि उदित राज्य का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी नहीं, मैं तो समझता हूं जो G20 हमारे यहाँ शिखर सम्मेलन हो रहा है, हमने उनको इनवाइट किया है, शी जिनपिंग को यहाँ इनवाइट किया है, तो इसीलिए थोड़ा नॉर्मल एक आदान प्रदान, कर्टियस आदान प्रदान तो होना चाहिए। आपने अपने घर में किसी मेहमान को बुलाया है, और ये आपने बायलैटरली नहीं बुलाया है, ये मल्टीलैटरल एजेंसी है। ये नहीं है जो आप बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता के लिए आप उनको बुला रहे हैं, नहीं, ये एक उसके सदस्य हैं, G20 के सदस्य हैं, उसी के नाते आप उनको बुला रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप बुला रहे हैं तो आप ऐसा थोड़ी है जो दोनों रूट कर एक दूसरे की तरफ देखेंगे, नहीं। तो इसीलिए थोड़ी पहल होना मेरे विचार से बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात है, देखिए प्रकाश जी, चीन एक बड़ा देश है, 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, और वो हमारा पड़ोसी है, तो उसके साथ कोई ना कोई मोडस विवेंडी, जिसे कहा जाए बातचीत करने का कोई ना कोई तरीका, उसको हमको ऐसा खोजना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं वो नक्शे के बारे में। नक्शे में चीन ने पूरा जो दक्षिण चाइना सी है, साउथ चाइना सी, उसका करीब 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, उसको भी उसने अपना बना लिया है। बिल्कुल। अब ये थोड़ी है जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र को वो अपना बनाएगा तो मतलब उसी तरह की बात हो गई। बहुत आम भाषा में बात करूंगी, किसी रेलवे या बस की सीट पर रुमाल रख दो और कह दो कि सीट मेरी होगी, उसी तरह की हरकत हुई है। नहीं, और केवल सीट खाली वो बस के चलने के लिए नहीं, परंतु हर समय के लिए वो मेरी हो जाएगी। तो अच्छा ठीक, आपको बैठ ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो अब मैं हमारे साथ जो है कौशलेंद्र शर्मा है। कौशलेंद्र शर्मा जो नेता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और आपने पूरे आधे घंटे बाद आपको मौका मिल रहा है, माफी चाहता हूं मैं कौशलेंद्र जी आपसे, आपने पूरी चर्चा सुन ली, आपने उदित राज जी के तीखे तेवर भी देख लिए, और आप जिस पार्टी से आते हैं वो कहती है कि बाल ठाकरे की विरासत से हम लोग आते हैं। बाला साहब ठाकरे जो थे वो शिवसेना पर ही नहीं, कहीं उससे कहीं ज्यादा भारतीय सेना पर गर्व करते थे, और आप ऐसी पार्टी के नेता हैं, और कल मुंबई में आप मेजबान हैं महागठबंधन की बैठक में, तथाकथित इंडिया के नाम से जो गठबंधन रखा गया है। तो क्या ऐसे लोगों के साथ आप मंच शेयर करेंगे जो लोग भारत की सेना पर भरोसा नहीं करते हैं, जो समय समय पर भारत की जो सुरक्षा पर सवाल उठाते रहते हैं? क्या ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर करेंगे आप सोच रहे हैं कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो उन्हें कितना दुख होता?
बिल्कुल आपकी बात को मैं काट रहा हूं। ये तथाकथित शब्द का इस्तेमाल चलिए ठीक है, अब मैं सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, मैं इसको सुधार कर लूं। चुनी हुई सरकारें हैं जी और उस चुनी हुई सरकारों ने इंडिया का नाम दिया है। ठीक है, मैं इसमें सुधार कर देता हूं। मुझे नहीं, मैंने गलती की है। नहीं, मैंने गलती, सुनिए कौशलेंद्र जी, मैंने गलती की है, इसलिए मैं सुधार कर देता हूं, सही नाम बोल देता हूं। सही नाम है I.N.D.I.A. ठीक है, मैंने सही नाम बोल दिया। अब बोलिए आप। बिल्कुल, मैं अब मैं चाइना पर बात कर रहा हूं। जैसा मैं सभी लोगों, सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं भारत के नागरिक होने के नाते इस हिंदुस्तान के इतिहास में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। सबके जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो ये जुमलेबाजी नहीं किया करते थे, कोई घोषणा पत्र नहीं किया करते थे। वो गरीबी हटाओ नाम का जो जुमला इंदिरा गांधी ने दिया था, जिस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जुमला दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटी। ठीक, बोलिए। सैनिकों को शहीद हुए हैं उस चाइना बॉर्डर पर। माननीय प्रधानमंत्री, जो हम सब के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने ही हमारे जिन सेना पर हम गर्व करते हैं, उस सैनिकों को वहां पर शहादत हुई है। मैं उस शहादत के नाते पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो सकते हैं। श्रीलंका में जब लड़ाई चल रही थी, लिठे बनाम श्रीलंका का, तब भी हमारा भारत मजबूती से पक्ष रख रहा था। और बाद में उसके लिए हमने खेद व्यक्त किया था। आप किस तरह की जानकारी दे रहे हैं? इस तरह के कोई जुमलेबाज प्रधानमंत्री, उसको लेकर हमने खेद व्यक्त किया, अपनी श्रीलंका नीति को लेकर हमने खेद व्यक्त किया है। आप लोग ठीक है, चलिए आप बोलिए, कौशलेंद्र जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। कर रहा हूं जी, मैं वही बात कर रहा हूं। इस देश में हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो भी दल है जो इस देश से जीते हुए गठबंधन बनते हैं, हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। यदि हमारे अस्मिता पर कोई खरा उतरता, अगर कोई आंख दिखाने का कोशिश करता है, जिस तरह से अभी चाइना ने हमारे नक्शे को अपने नक्शे में उतार लेने का काम किया है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, इस पर प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। और हमारे सैनिक लोग मजबूत हैं, हमारे सैनिक जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। किंतु प्रधानमंत्री अगर जुमलेबाजी करेंगे तो पूरा देश, ये दल ही नहीं, पूरा देश उनके खिलाफ मुखालफत करने के लिए सड़कों पर उतरेगा। ठीक है, प्रफुल्ल जी, आपने सारी बात सुन ली, अब तो सारे दलों की बात आप सुन चुके हैं। ये बताइए कि जो राहुल का चीन से जुड़ा बयान है, इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या ये 2024 में चुनाव से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है कि कुछ मुद्दों की कमी है? कई मुद्दे, महंगाई के मुद्दे उठते हैं, लेकिन अचानक ही जब महंगाई कंट्रोल हो जाती है तो मुद्दा वो फिसल जाता है हाथ से। कई बार हम देख चुके हैं। तो कम से कम एक ऐसा मुद्दा पकड़ लिया जाए जो लंबे समय तक, थोड़े थोड़े दिन में चीन पर बयान देता जाए और भरोसा जो जनता का है वो तोड़ने की कोशिश की जाए सरकार से। क्या ये मॉडस ऑपरेंडी हो सकती है इस बयान के पीछे? जी प्रखर, मुझे जो लगता है कि 2019 के चुनाव के पहले का माहौल हम देखेंगे जी, तो एक तरफ इंटॉलरेंस और दूसरी तरफ रफाल का घोटाला, ये एक जुमला था विदेश की विरोधी दलों की, कांग्रेस के नेतृत्व में सारी जो चुनावी रणनीति थी उसका। अब जो सारी रणनीति है उसका हिस्सा एक तरफ अपोजिशन यूनिटी का, INDIA का एक तरह से गठबंधन के अपोजिशन 1 to 1 लड़ेगा और बीजेपी को अपने दम पर नहीं आने देगा, और दूसरी तरफ बीजेपी जो मोदी लेड गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर, क्योंकि वो एक बहुत ऐसा एरिया है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कमान संभाली थी तो वो उनका सबसे वीक एरिया माना जाता था। बहुत सारे डिप्लोमेट्स भी मानते थे और अपोजिशन तो मानता ही था। वो उसके विपरीत से साबित हुए। नॉन अलाइनमेंट से हम मल्टी अलाइनमेंट लेवल पर चले गए। उदित जी बात तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी जवाब नहीं दिया कि 2008 के एग्रीमेंट में, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो 2 दलों का है, 2 दलों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किसी ने बाकी एग्रीमेंट नहीं साइन किया है सीसीपी के। क्या वो सीसीपी का मालूम ही नहीं हो इसलिए बेचारे वो बोलते नहीं हो, ये भी तो संभव है प्रभु। राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों पैसा मिला, उसका क्या उपयोग था? क्या उसका कर्जा उतार रहे?
अरे बाकी बहुत पीछे जाना पड़ेगा उदित जी, उसमें मत हाथ डालिए। आप नहीं थे उस समय, मैं भी नहीं था, क्योंकि यदि कुरेदने लगेंगे ना, इस समस्या की जड़ केवल और केवल नेहरू गांधी फैमिली, मैं कांग्रेस भी नहीं कहूंगा, केवल और केवल नेहरू गांधी फैमिली है। यदि विजयलक्ष्मी पंडित ने उस समय पत्र नहीं लिखा होता और यदि हमको यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट मिल जाती तो आज भारत का रुतबा अलग होता। आपको भी जानकारी है, आप तो बड़े अधिकारी रहे हैं, क्यों उसमें हाथ डालना चाहते हैं छत्ते में? राहुल गांधी को भी समझाइए, ऐसे छत्ते में मत हाथ डालिए कि सारी मक्खियां अपने ही चेहरे पर आ जाए। वो जिम्मेदारी लेना सीखे, नेतृत्व करना है तो जिम्मेदार। इश्यूज की कमी नहीं है देश में, बहुत इश्यूज पर, लेकिन जहां तक राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, आर्मी के जवाब देने, आर्म फोर्सेस के मॉरल की बात है, जहां तक देखिए ये जो फिंगर 4 और फिंगर 8 की आप बात कर रहे हैं, वहां के पेट्रोलिंग को लेकर 1962 से लेकर आज तक निरंतर समस्या रही है। ये नो मैन्स लैंड है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसकी बॉर्डर कभी भी कांग्रेस ने डिफाइन करने का यही नहीं लिया। आज कम से कम इतना हुआ है कि पाकिस्तान के संदर्भ में जो चीन की पॉलिसी थी वो अलग थलग पड़ गई है। जहां तक भूटान में चीन ने एक इंटरफियरेंस की कोशिश किए थे, हमने करारा जवाब दिया है। आप 22 मर गए थे इसकी याद दिलाते हो, लेकिन जो चीन ने छुपाया 104 हमारे सैनिकों ने मार दिए। तो देखिए सैनिकों का श्रेय उसमें होता ही है, लेकिन इसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है। एक ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का चीन के नेतृत्व में जो सारा इनिशिएटिव था, वो चिदंबरम आगे लेकर जा रहे थे, मोदी सरकार ने उसको रोका है। बहुत सारे एप्स थे जिसके द्वारा चीन भारत में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा था, उनको बाहर कर दिया है। आपके सुझाव और हो सकते हैं, उसके लिए मंच है, पार्लियामेंट्री फोरम्स है, डिफेंस मिनिस्ट्री के, इसके बहुत लंबा समय तक राहुल गांधी का स्वयं सदस्य रहे, लेकिन 40% की उपस्थिति मीटिंग में नहीं है, वहां पे बोलते नहीं है और एक बाइक रैली में जाकर बयान देते हैं। तो भी ये तो गैर जिम्मेदारी हरकत हुई ना। ठीक है, इसलिए प्रश्न उठता है। ठीक। उदित जी, आप ये बताइए कि क्या हम, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कही थी कि हम ठीक है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन देश के लिए हम 1 और 1 11 हैं। क्या ये भावना हम फिर से पैदा नहीं कर सकते? कहां दिक्कत आ रही है? क्या चुनाव, छोटे छोटे वोट बैंक इतने महत्व रखते हैं कि हम देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर भी एक नहीं हो सकते और इस तरह के विवादित बयान जो राहुल देते हैं वो देते रहे? ये देखिए, मुझसे ज्यादा कहीं अप्रोप्रिएट व्यक्ति प्रफुल्ल जी हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, इसलिए कि इन्होंने मोदी जी को पैदा किया है, ऑर्गेनाइजर को मोदी जी ने नहीं पैदा किया। अपनी को ये देशभक्त भी कहते हैं। अरे भाई, मोदी जी के जुमलेबाजी को ये बात कह दे, बात तो आए इनको, ये तो इंडिपेंडेंट हैं, इनको किस बात का डर है? ये तो चाहे 5 जन हो, चाहे ऑर्गेनाइजर है, ये तो इनको तो पॉलिटिकल कोई एस्पिरेशन नहीं है। तो मोदी जी झूठ क्यों बोलते हैं? एक बात है। दूसरी बात है कि अभी डिबेट में कितनी गलत बात होती है कि किसी ने राहुल जी को कहा, अरे कितने वीडियो फुटेज है जो कि वहां पे चरवाहे राहुल जी से सीधा बोल रहे हैं। ये वीडियो कब आया? आप ये वीडियो कब आया, थोड़ा सा जानकारी देंगे तो हम भी शायद दिखा पाए। नहीं, आप कोई शर्त लगाएंगे? नहीं, मैं शर्त नहीं लगा रहा, मेरी जानकारी में नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, शर्त लगाएंगे आप? नहीं, शर्त में जुआ और शर्तों से दूर रहता हूँ, गैर कानूनी। सुनिए ना, सुनिए, आप सुनिए, अगर है तो बिल्कुल शेयर करना चाहिए आपको। इस कार्यक्रम के बाद आपको ट्वीट करना राहुल गांधी को शेयर करना चाहिए था। नहीं, आप बिल्कुल शेयर कीजिए, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूं। उदित जी, देखिए उदित जी, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। अभी भेजूंगा, बिल्कुल मुझे खुद देखना है, मेरा इंटरेस्ट इसलिए देखना है। एलएसी और इंटरनेशनल बॉर्डर में क्या अंतर है और एलएसी कब बनी, बताइए। देखिए, ऐसा है कि एलएसी और इंटरनेशनल बॉर्डर में क्या अंतर है? आप लोग क्या बात करते हैं? चीन की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। अरे 1942 में आरएसएस ने क्या किया था जानते हो? अंग्रेजों की सेना को में लोगों को भर्ती कर। बाबा साहब आम्बेडकर की क्या भूमिका थी इसके बारे में? आप तो उनका नाम लेकर राजनीति करते हो। देखिए, आप अभी हम बात कर रहे हैं विदेश नीति, उनकी भूमिका नहीं थी, उनकी भूमिका नहीं थी, बात कर रहे हैं। नहीं,
विदेश नीति की बात कर रहे हैं। आप ये बताएं एलएसी और इंटरनेशनल बॉर्डर में क्या अंतर होता है, और क्या हमने बहुत सारी जमीन नेहरू के समय खोई, उसका आज हम भुगत रहे या नहीं भुगत रहे? हमारे सेना को उसके कारण क्या एंटनी का, रक्षा मंत्री एंटनी का ये बयान था या नहीं था कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते? वहां से आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इस वजह से राहुल गांधी वहां पे बाइक रैली में जा पा रहे हैं। ये सच्चाई है या नहीं है? ये तो कांग्रेस तो इसलिए उत्तर तो देना पड़ेगा। इतिहास के ब्लंडर का आज भी देश क्यों भुगत रहा है? देशभक्ति के एंटनी जी का बयान था या नहीं था पार्लियामेंट में? उदित जी, प्रफुल्ल जी, पैसा नहीं है, उदित जी, प्रफुल्ल जी, बड़ा कोई आरएसएस का, ठीक, उदित जी, मैं कोई आरएसएस के भी आप पे नहीं बोल रहा हूं। अरे उदित जी, मैं उदित जी रुक जाइए, बोल रहा हूं। उदित जी रुक जाइए, 1942 के आंदोलन से निकलकर जरा आगे चलते हैं। माँ है ऑर्गेनाइजर की, आरएसएस ही माँ है बीएचपी की। सब आरएसएस के लॉन्गेस्ट सर्विंग आरएसएस प्रमुख गोलवलकर ने कहा था कि अगर भारत आजाद होता उसमें SC ST OBC को अब ये मुद्दे पे उदित जी, प्रफुल्ल जी, मुद्दे पर आइए ना उदित जी, मुद्दे पर आइए। मैंने नेहरू जी का नाम ले दिया, चीन पर 2 बयान पढ़ दिए तो आप नाराज हो गए। अब आप 1962 से भी 20 साल पीछे पहुंच गए। थोड़ी देर में आप मुगल काल में पहुंच जाएंगे, फिर आप अशोका के काल में पहुंच जाएंगे, फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पहुंच जाएंगे। आजाद कराया था। अरे नेहरू जी जब देश यहाँ आजाद हुआ था, अच्छा, जानते 400 लोगों की एवरेज शुगर हुआ करती थी, गरीबी थी, यहाँ पर खाने को नहीं था। अच्छा, ये महानता नेहरू जी की है कि उन्होंने इस देश को संकट से गुजारा, वरना दुनिया ये कहती थी कि पता नहीं भारत सर्वाइव करेगा, ये नहीं। अंग्रेज इसीलिए जमीन दे दी, इसलिए 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को गिफ्ट कर दी। आप दे रहे हो, वो तो आप दे रहे हो जमीन, वो तो आप तो दे ही चुके हो। तो एलएसी कब बनी है? अरे तथ्यों पर बोलिए ना, एलएसी कब बनी है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी कब है? अरे वो जो अगर डिबेट में जाओगे, मैं सिविल सर्विसेज का आदमी हूँ। अच्छा, आप सिविल सर्विसेज के आदमी हैं। अब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। ना एक चीज। अच्छा उदित राज जी, एक सवाल पूछ लूं मैं आपसे। आप सिविल सर्विसेज के आदमी हैं, अशोक सज्जन हारजी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो मैकमोहन लाइन के बाद सुन। उदित जी प्लीज सवाल तो पूछते दीजिए। नहीं दिया, आपका जवाब लगातार मैं देता जा रहा हूं, लेकिन आप 3 लोगों का जवाब, 4 लोग एक तरफ हो। अरे सर, क्योंकि आप सबसे जानकार हैं हम में, आपने जिस तरह की बातें की है उसके बाद लग रहा है हम सब में आप सबसे ज्यादा जानकार हैं। नहीं, ये जो टेंडेंसी बन गई कि विपक्ष से सवाल पूछो। अरे बाबा साहब, अम्बेडकर को आरोप आपने लगाया, कांग्रेस में आरोप विपक्ष ने लगाया तो विपक्ष से सवाल पूछेंगे ना। अच्छा उदित जी, क्यों भाई, उदित जी सरकार से सवाल पूछा जाता है। कितनी बार कांग्रेस ने उदित जी सुनिए तो सही, आपने कहा आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, के साथ मिलकर, चाइना के एजेंट्स के साथ मिलकर हरा दिया बाबा साहब को, और उनके साथ आप राजनीति। प्रफुल्ल जी एक भी शांत हो जाइए। उदित जी आप भी शांत हो जाइए। चुके हुए हैं तो छोड़ दीजिए आप इन चीजों। आप शांति नहीं होते ना, आप दिक्कत ये है कि आपको कोई टोके तो आपको बुरा लगता है, और हम अगर आपसे कुछ पूछना चाहे तो हमें सवाल भी पूछने की। शिवसेना के व्यक्ति को आप मौका नहीं दे रहे हो। 4 आदमी का जवाब देने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए भाई। 4 एक तरफ हो, मैं चलिए ठीक है, और शिवसेना के भाई को साथ मौका दे नहीं रहे, तो मुझे तो थोड़ा मौका दे दिया, कौन सी बड़ी बात। सर सुन लीजिए ना, आप ही के पास आप ही ज्यादा बोल रहे हो, आप 4 लोग मिला के एक भाषा बोल रहे हो, ये कोई डिबेट है क्या भाई? अरे आप सवाल उठा रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है, टाइम ही नहीं दे रहे हैं। मतलब आपके पास जवाब नहीं है। आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पे पहुंच गए, आप संघ की भूमिका पे पहुंच गए। आप गोल बदल रहे हो ना, आप गोल बदल रहे हो। एक चीज का, एक सवाल का मेरा जवाब आपने दिया। चलिए ठीक है, अब इस बहस को मुद्दे पर लाते हैं। ठीक है, मुद्दे पर लाते हैं। केयर फंड में पैसा लिया गया तो क्या समझौता हुआ? अच्छा आप राहुल गांधी का पूछते तो मोदी जी का भी तो पूछ किया करो। चलिए ठीक है, अब आप ये बात खत्म कीजिए। अन्य मेहमान भी आपने अच्छा हुआ याद दिला दिया, अन्य मेहमानों का याद दिला दिया आपने। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, आप सीमाओं पर तैनात रहे, निश्चित तौर पर आपने चीन सीमा पर LAC पे भी आप तैनात रहे होंगे। 2014 के पहले की स्थितियां और 2014 के बाद की स्थितियों में सुरक्षा को लेकर और जो बुनियादी ढांचा वहां पर बनाया गया उसको लेकर आप एक निष्पक्ष एक कमेंट में आपसे चाहूंगा कि आपने क्या अंतर देखा है?
एक तो जो मॉडर्नाइजेशन है, जिस प्रकार से मोबिलाइजेशन हुआ है, खासकर 2020 के बाद जिस प्रकार से 68,000 ट्रुप्स को मोबिलाइज किया गया एयर एफर्ट के द्वारा, जिस प्रकार से टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आर्टिलरी, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव आया है, बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। नंबर 1। नंबर 2, जो बार बार ये पेंगांगसो की बात करते हैं, फिंगर 4, फिंगर 8 के बारे में, हम लोग फिंगर 8 तक जाते थे, चीन भी फिंगर 4 तक आता था। अब ना हम फिंगर 8 जाते हैं, ना चीन फिंगर 4 पर आता है, जिससे दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो और सैनिकों के बीच में मतभेद ना हो और लड़ाई ना हो, मुक्काबाजी ना हो, उसके मद्देनजर ये किया गया है। इसको डिसएंगेजमेंट का पहला पार्ट है। दूसरी बात, जो कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे गांव बसाए गए, गलत। जो गांव की वो बात कर रहे हैं, मैं वहां खुद गया हूं। 1959 में जो एरिया है, जहाँ लॉन्जू का एरिया कहा जाता है, 1959 में चीन ने उसको लिया। उसके बाद जो भी चीन ने गांव बसाया है, उन्होंने जो इस इलाके को उन्हें कब्जा किया है, उस इलाके में ये कहना कि आज की तारीख में ये जो बयानबाजी करते हैं विदाउट गिविंग डेट्स एंड ईयर्स, ये कब हुआ, तो ये गड़बड़ होती है। जरूर मैं कहूँगा, इस पे कोई शक नहीं कि गांव बसा है, लेकिन गांव 1959 में बसा है, अभी नहीं बसा है। अब उस गांव को एक तरीके से बढ़िया बनाया गया। अगर इनमें से कोई भी अगर मेरे से बात, मैं वहां पे चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूं, 2014 में मैं वहीं पे था, मेजर जनरल था, वहीं था। उससे पहले मैं उधर नौकरी किया, तो क्या मुझे नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ हमें सबको मालूम है। इस तरह की बयानबाजी जो है, ये गलत भावना पैदा करती है और चीन इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। ठीक। अशोक सज्जनहार साहब, हमने आपने सारी बातें सुन ली, राजनीतिक बातें सुन ली, वो सब अपनी अलग जगह पर है। एक वरिष्ठ राजनयिक के तौर पर आप चीन को बहुत बेहतर समझते हैं, भारत की चीन पॉलिसी को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं हम सब लोगों की तुलना में। 2014 के बाद जब चीन को लेकर बातचीत होती है, तो कई आरोप मोदी सरकार पर लगते हैं चीन नीति को लेकर कि शी जिनपिंग को बुलाया गया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, लेकिन वो दोस्ती जो है वो सीमा पर नजर नहीं आती है। एज ए वरिष्ठ राजनयिक, आपको भारत की जो 2014 के बाद चीन पॉलिसी है, उसे लेकर आपकी निष्पक्ष राय क्या है? देखिए, मेरी निष्पक्ष राय ये है जी, जो जब चीन ने हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आकर हिमाकत करने का प्रयास किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा इसमें। एक, 2020 से हमारी पहले पॉलिसी, जैसे मैंने कहा, चीन एक बड़ा देश है, हम सभी देशों के साथ अपने संबंध ठीक रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, और वही हमने प्रयास किया जब वहां पर चाहे प्रधानमंत्री मोदी गए या शी जिनपिंग। आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूं प्रखर जी। शी जिनपिंग यहां पर आए सितंबर 2014 में, और तभी उन्होंने वहां पर से घुसपैठ की हमारे बॉर्डर में। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा हैदराबाद हाउस में कहा, जो जब तक हमारे वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सामान्य हमारे रिश्ते नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो अच्छी तरीके से नहीं आ पाएंगी। उससे पहले देखिए, 2013 में जब चीन के प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, तो तब सलमान खुर्शीद थे हमारे विदेश मंत्री। उन्होंने कहा, उन्होंने जो घुसपैठ की है, ये दोनों देशों के रिश्तों के बीच का एक खूबसूरत चेहरा है, जिसके ऊपर ये एक मुहासा आ गया है, और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्या अंतर है, जिस प्रकार से भारत ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और 2020 में तो उन्होंने जो 1993 और 1996 की हमारी जो अग्रीमेंट थी, उसको उन्होंने खत्म किया। हमने भी उतनी ही तेजी से वहां पर 50,000 60,000 अपने ट्रूप्स को बेस किया, और वहां पर अपने जो भी हैं राफेल एयरक्राफ्ट हैं, टैंक्स है वगैरह, सबको वहां पर जाकर फेस टू फेस, जिससे कि 5 पॉइंट्स पर चीन को वापस वहां से हटना पड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। आखिरी बात मैं कहूंगा, 2017 में जो डोकलाम में हुआ, हालांकि डोकलाम में जो हुआ वो भारत के क्षेत्र में नहीं था, भारत की टेरिटरी में नहीं था, भूटान की टेरिटरी में था, परंतु क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक उस पर सिक्योरिटी पर उसका प्रभाव पड़ना था, तो हमने जाकर वहां पर चीन को रोका है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो जैसा मौका आया है, भारत की सरकार ने बिल्कुल चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक। उदित राजीव, आपने जो रक्षा विशेषज्ञ उनकी बात सुन ली, उन्होंने कहा कि मजबूत हुई है चीन की सीमा पर भारतीय सेना की तैयारियां। आपने कूटनीतिक विशेषज्ञों को सुन लिया, वरिष्ठ राजनीतिक को सुन लिया,
ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर ही आए हैं आपकी तरह। इनकी बात भी सुन ली, इन्होंने भी बता दिया कि कैसे नीतियों में बदलाव हुआ, सलमान खुर्शीद का एग्जाम्पल दे दिया। अब आप क्या कहेंगे? वरिष्ठ राजनीति को सुन लिया, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर ही आए आपकी तरह। इनकी बात भी इन्होंने बता दिया कि कैसे नीतियों में बदलाव हुआ, सलमान खुर्शीद का एग्जाम्पल दे दिया। अब आप क्या कहेंगे? वरिष्ठ राजनीति को सुन लिया। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो रक्षा विशेषज्ञ हो गया पता नहीं, आप यहाँ से कभी कभी ऐसा हो जाता है जी। देखिए ऐसा है कि चर्चा वर्तमान हालात को देख करके हमेशा की जाती थी। 2014 के बाद में सारा बदल गया है। अब सवाल सत्ता से नहीं पूछा जाता, सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। 4 लोगों ने तो मुझसे ही सवाल पूछा। अच्छा, जितने मैंने सवाल पूछे उसका एक भी शायद जवाब नहीं दिया। मैंने 100% का जवाब दिया, सलमान खुर्शीद जी वाला बयान को छोड़कर। एक का ऐसा नहीं था जिसका दिया। तो ये स्थिति कुल मिलाकर मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि क्या पूछना चाहता हूँ, बल्कि वो कहना भी चाहता हूँ जी, क्या मजबूरी है मोदी जी का कि मोदी जी चीन का नाम नहीं ले पाते? क्या मजबूरी? अरे एक बार चीन का नाम मोदी जी ले ले तो भी हम मान जाएंगे। ठीक भाई, डर भय उनमें नहीं। एक बार दूसरी बात का जवाब अभी भी हमें नहीं मिला। जब आप आत्म भारत के नाम पर 2020-21 में अभियान चलाया कि चीन की वस्तुओं का बहिष्कार, टिकटॉक को बैन करना, तो आर्थिक व्यापार में इतना अंतर क्यों हो गया? ठीक, हम चीन से इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, रोक नहीं पा रहा। इसका कोई जवाब? ठीक, इन चीजों का आपने जो जवाब, आपने जो सवाल पूछे उनके जवाब में प्रफुल्ल जी से ले लेता हूँ। उसके वजह से क्या है कि महंगाई बढ़ रही, हमारी देश की अर्थव्यवस्था खोखली होती जा रही। ठीक, अब समय का अभाव है उदित जी, इसलिए माफी चाहता हूँ, मुझे रोकना पड़ रहा है। आप सर समय का, मैं नहीं कहूँगा, सुन लीजिए। ठीक, जल्दी अपनी बात कीजिए। चलिए प्रफुल्ल जी, आपने सारी बातें सुन ली और जो आरोप लगाए हैं उदित राज जी ने, करीब करीब अब आने वाले चुनावों तक इसी तरह के आरोप जो है वह कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी के नेता लगाएंगे। 2019 भी गवाह है, तब भी सुरक्षा के मुद्दे को मुद्दा बनाकर विपक्षी दलों ने इस तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन उसका नतीजा हमने 2019 के चुनाव में देख लिया। क्या 2024 में भी वही होगा या स्थिति पलट जाएगी? प्रफुल्ल जी, उदित जी, मैं आपके सवाल मेरा प्रफुल्ल जी से पूछिए। उदित जी, कांग्रेस की जो कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी है उससे लगता तो नहीं है। तो बीजेपी सरकार ने समर्पण तो वही कर दिया जब उदित जी, आपने जो बात कही थी, समय 5:54 हो चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट हमारे पास बचे हैं। आपके सवालों के जवाब मैं प्रफुल्ल जी से ले रहा हूं। उदित जी प्लीज, उदित जी प्लीज शांत हो जाइए। उदित जी मिलकर के लड़ेगा आपके साथ। ठीक, प्रफुल्ल जी बोलिए। जी बिल्कुल, यदि ये है तो इसके लिए पार्लियामेंट में फोरम्स बने हुए हैं। इसके लिए पार्लियामेंट में फोरम्स बने हुए हैं। कांग्रेस के सदस्यों कमिटीज के मेंबर्स है। और ऐसे में मुझे ये लगता है जी, देखिए, यदि विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट दे दिया है तो वो गवर्नमेंट की पोजीशन है। ठीक, तो इसलिए उसको गवर्नमेंट की पोजीशन मानकर यदि विरोधी दलों को उसमें भी कोई आपत्ति है तो उसके लिए हमारे पास फोरम्स है, उन फोरम्स पर चर्चा करें। ठीक, ए.के. एंटनी साहब ने तो पार्लियामेंट में बयान दिया था ना कि हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर। कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था ना कि हम रोड बनाएंगे तो चीन की सेना अंदर घुसाएगी। अब आज तो 67 लगभग ब्रिजेस और रोड्स के ये बन गए, इसलिए 68,000 का मोबिलाइजेशन हो पाया है। जहां तक डीलिंकिंग की और डीकपलिंग की बात है, उस प्रोसेस में भी हम आगे बढ़े, लेकिन वो अचानक से तो नहीं होगा। मेरा सवाल ये था कि क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा, और बन गया तो क्या असर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ये कांग्रेस प्रयास करेगी ये बनाने का, क्योंकि ये रणनीति का हिस्सा है। चाहे सीसीपी के कहने पर हो ना कहने पर हो, लेकिन उन्होंने ये रणनीति बना ली है, ये तय है। अब ये फायदा करेगी या नुकसान करेगी, पिछले अनुभव देखते हुए तो लगता नहीं ऐसे कि कुछ फायदा होगा। नुकसान ही कांग्रेस को इसका होगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह की ऐसी गैर जिम्मेदार हरकतें
कभी भी भारत की जनता स्वीकार नहीं करती किसी को भी। ठीक, ये समय का अभाव है, मैं चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। और स्पेशली मैं कौशलेंद्र शर्मा जी आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपको मैं उतना समय नहीं दे पाया, लेकिन अगली कभी भी हम डिबेट करेंगे और आप आएंगे तो निश्चित तौर पर आज की भरपाई करने की कोशिश करेंगे। समय का अभाव है। उदित नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उदित जी ने इतना समय ले लिया और बाकी लोगों से भी बातचीत करनी थी, तो इसलिए सबसे आप माफी चाहता हूं मैं आपसे। फिलहाल हमें इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप सभी डीडी न्यूज के साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो चीन का मुद्दा है, ये आए दिन सियासी मुद्दा बनता है, लेकिन हमारे देश के नेताओं को ये समझना पड़ेगा आपसी विवाद छोड़कर कि दुश्मन के लिए हम अलग अलग नहीं हैं, एक और एक 11 हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।